हेलो देश के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से एक वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की नीट की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं हूँ अभिषेक और मैंने नीट 2021 और 22 को क्रैक किया विद अ वेरी गुड स्कोर ऑफ लाइक 640। और अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नीट बेस्ड एक सीरीज़ जिसमें कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिटेल्ड रीडिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आपको दी जाएंगी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी एनसीईआरटी के डाटा को फॉरएवर याद रखने के लिए। इसके अलावा डीपीपी, क्वेश्चन बैंक्स और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं लेक्चर को। और जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख ही सकते हैं, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और इस चैप्टर की मैं एनसीईआरटी बेसिकली कैसे लेने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, एक एक टिश्यू को पढ़ाऊँगा। सबसे पहले 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं, उन्हें पढ़ाऊँगा और फिर उनकी एनसीईआरटी लूँगा। ठीक है ना। हर एक लेक्चर में मैं एनसीईआरटी नहीं लूँगा। जैसे ही हमारे पास वो पर्टिकुलर टिश्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसी लेक्चर के अंदर उसकी एनसीईआरटी को डाल दूँगा। ठीक है। तो हम हर एक लेक्चर में इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जैसे जैसे टिश्यूज खत्म होते रहेंगे वैसे वैसे हम उसकी एनसीईआरटी को कवर करते रहेंगे। और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले इस चैप्टर को हम बेसिकली मैं कैसे पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले इसके नाम को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है ना। नाम के बारे में थोड़ा सा एक तरीके से स्टडी करते हैं और इस नाम को बेसिकली ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल। तो इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और सबसे पहले इसके अंदर शब्द आता है स्ट्रक्चर। अब ये किस तरीके के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एनिमल्स, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जब भी हम एनिमल्स बोलते हैं ना तो हम जनरली रेफर करते हैं एनिमल से हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब की। और इन सब के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सबसे कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम होता है। ठीक है ना। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम होता है। ठीक है। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इस सिस्टम को हम बोल देते हैं बॉडी। ठीक है। इन शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर रेफर कर रहा है ना वो रेफर कर रहा है बेसिकली बॉडी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर की जगह बॉडी भी लिख सकता हूँ, बॉडी की जगह स्ट्रक्चर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं जनरल एनिमल्स की बात करूँ यानी हायर एनिमल्स की बात करूँ, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम यानी बॉडी बेसिकली हमारे पास पाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी मैं बेसिकली 2 मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ बॉडी लिख देता हूँ एक बार। ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द की बात कर रहा है हमारे पास, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है ना। किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज हमें किस चीज़ को करना है। ऑर्गेनाइज वाली जो यूनिट है हमारे पास, इनिशियल यूनिट है, वो क्या है। मैं अपनी बात को बेसिकली इनिशियल यूनिट हमारे पास क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है ना। हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनाइज करके हमें बॉडी को बनाना है अल्टीमेटली, लेकिन किस यूनिट से बनाना है और किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसको बेसिकली हमारे पास एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आप स्ट्रक्चर को एक तरीके से घर मान लीजिए, है ना। और अब मुझे क्या करना है, बेसिकली हम बस घर को बनाना है, लेकिन किस चीज़ से बनाना है। ठीक है। तो वो किससे बनाना है, ईंट से। ईंट क्या होगी, इनिशियल यूनिट होगी। ऐसे जब मुझे बॉडी को बनाना है तो यहाँ पर इनिशियल यूनिट मैं क्या लूँ जिससे मैं बॉडी को बना सकूँ। दूसरी चीज़, किस पैटर्न में उसको ऑर्गेनाइज करूँ, किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करूँ कि हमारे पास एक तरीके से बॉडी बन जाए। तो एनिमल्स के केस में जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं ना, जिस तरीके से हम बॉडी को बनाते हैं, वो होती है बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। वो क्या होती है हमारे पास, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसे एक और नाम दे देते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है ना। ठीक है। तो हम यहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वो हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या इसे हम बायोलॉजिकल हायरार्की भी बोल देते हैं। अब जब भी शब्द आता है ना बायो, ठीक है ना, हमें 2 मिनट 1 मिनट यहाँ पर मैं बॉडी लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमें बॉडी बनानी है, अल्टीमेटली हमें कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम बनाना है एनिमल्स के अंदर। लेकिन जब भी शब्द बायो आता है ना तो बायो का मतलब होता है लिविंग, और लिविंग रेफर करता है हमारे पास, लिविंग जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास इनिशियल यूनिट होती है, इनिशियल यूनिट जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे हमें जब घर बनाना है तो उसकी इनिशियल यूनिट क्या हो गई हमारे पास, ईंट। ऐसे जब हमें बॉडी बनानी है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे पास हमें बॉडी बनानी है तो उसके अंदर इनिशियल यूनिट क्या होगी, वो होगी हमारे पास सेल। क्योंकि सभी लिविंग, जितने भी हमारे पास सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी की हमारे पास एक तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, सेल। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया हमारे पास सेल, क्योंकि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल यूनिट क्या हो गई, हमारे पास इनिशियल यूनिट क्या हो गई, हमारे पास सेल हो गई।
और ये हमारे पास फाइनल फॉर्म होगी, फाइनल फॉर्म होगी, ठीक है ना, ठीक है। हमारे पास क्या होगी, ये फाइनल फॉर्म होगी। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। अब बात ये आती है कि मैं इन सेल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ कि मैं बॉडी को बना सकूँ, है ना। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सेल्स एक स्टेप में तो हमारे पास बॉडी को नहीं बना सकते, ठीक है, एक स्टेप में तो हमारे पास बॉडी को नहीं बना सकते। तो सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि वो बॉडी को बना सकें। तो सेल्स क्या करते हैं हमारे पास, सबसे पहले सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज होते हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं हमारे पास, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं जो सेल्स से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना। ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे पास वो टिश्यूज से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ऐसे ऑर्गन्स क्या करते हैं फिर हमारे पास फर्दर ऑर्गन सिस्टम का, ये हमारे पास सिंगल स्टेप नहीं होता, इसको मैंने डिनोट करा कि सिंगल स्टेप नहीं होता, बल्कि इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है ना। तो ऑर्गन्स क्या करते हैं हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम फिर हमारे पास बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो बॉडी होती है ना वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, सेल्स टिश्यूज़ का बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम फिर फर्दर हमारे पास पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसे ही बोलते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या बायोलॉजिकल हायरार्की। और इसी चीज़ को हम इस बेसिकली हमारे पास चैप्टर के अंदर रेफर करने वाले हैं। स्ट्रक्चर का मतलब बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और अल्टीमेटली इसका मतलब क्या निकला कि मुझे बॉडी को बनाने के लिए इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इस फर्स्ट स्टेप को पढ़ते हैं, टिश्यूज़ वाले को, क्योंकि बाकी सब थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम इसे हायर क्लासेस के अंदर मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम इस फर्स्ट स्टेप को बेसिकली पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है, कि सेल्स बेसिकली ऑर्गेनाइज होकर हमारे पास किस तरीके से सेल्स हमारे पास ऑर्गेनाइज होकर किस तरीके से टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ कि हाउ आर टिश्यूज फॉर्म्ड, कि टिश्यूज बेसिकली हमारे पास फॉर्म्ड, टिश्यूज हमारे पास बनते कैसे हैं, ठीक है। कि आपको ये तो पता चल गया अब, जैसे कि मैंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में समझाया कि एक सेल हमारे पास क्या करता है, ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज का मतलब कि ऐसी बहुत सारे सेल मिलकर हमारे पास क्या करेंगे, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने बहुत सारे सेल्स ले लिए और ये क्या करेंगे, हमारे पास टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हमें पता चल गया कि सेल क्या करेंगे हमारे पास, ये हमारे पास सेल है और ये सेल क्या करेंगे हमारे पास, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन क्या अगर मैं बहुत सारे सेल्स को एक तरीके से एक जगह पर इकट्ठा करके रख दूं तो वो क्या डायरेक्टली एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना। मतलब इस बात को आप ऐसे समझो कि मान लो कि मैंने एक पेट्री डिश ली और उस पेट्री डिश के अंदर मैंने क्या करा कि अपने बोन मैरो के सेल्स लिए और उन बोन मैरो के सेल्स को उस पेट्री डिश में कल्चर मीडियम लेकर उसके ऊपर रख दिया और अब उन्हें ग्रो करा, तो क्या वो एक टिश्यू बन जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि वो ऐसे टिश्यू नहीं बनाएंगे। इसका रीज़न क्या होता है कि टिश्यूज़ हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स तो होते हैं, ठीक है ना। मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ कि टिश्यूज़ हमारे पास, टिश्यूज़ के ये फीचर्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स तो होते हैं, सेल्स तो होते हैं, पर जब भी हम एक बायोलॉजिकल हायरार्की के एक स्टेप को आगे बढ़ते हैं ना, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैंने समझाई थी उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ जो आ जाती है ना, मतलब आपस में जो इन सबके बीच में एक जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाती है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं सेल्स से टिश्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ है ना, इसमें सभी सेल्स के अंदर क्या आ जाएगी, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन। इस शब्द को मैं अभी समझाऊंगा। ऐसे जब मैं टिश्यूज़ से ऑर्गन की तरफ चलूँगा तो ऑर्गन के अंदर सभी टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होंगे ना, उसके अंदर बेसिकली क्या आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन। जब भी हम बायोलॉजिकल हायरार्की में एक स्टेप आगे चलते हैं ना, तो होता क्या है कि आगे चलते चलते हमारे पास एक आपस में बेसिकली इन सब के बीच में क्या आने लग जाता है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन आने लग जाता है, ठीक है। मतलब एक स्टेप जैसे मैं आगे चलूँगा तो होगा क्या कि बेसिकली उन सभी के बीच में हमारे पास क्या आने लग जाएगा, कोऑर्डिनेशन। अगर मैं सेल से टिश्यूज़ की तरफ मूव करूँगा तो सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन आने लग जाएगा और वो क्या बना देंगे, टिश्यू, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन सभी के बीच में क्या आ जाएगा, जैसे मैं एक बायोलॉजिकल स्टेप आगे बढ़ा तो इन सभी के बीच में क्या आ गया, बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन। अब इस शब्द को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपस में क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीके से एक दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपस में क्या करेंगे, हमारे पास कुछ केमिकल्स एक्सचेंज करके हमारे पास आपस में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाता है, टिश्यू क्या होता है हमारे पास एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। मैं इसे एक डेली लाइफ के एग्जांपल से जोड़कर बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारे पास सेल्स को मैं इंडिविजुअल से कंपेयर करता हूँ और मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल को हमारे पास क्या करा, एक घर के अंदर हमारे पास रख दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या वो इंडिविजुअल जो है हमारे पास क्या एक परिवार की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल हमारे पास क्या एक परिवार की तरह बिहेव करेंगे? तो आंसर होगा कि नहीं, है ना। हर एक इंडिविजुअल यानी हर एक सेल हमारे पास क्या कर रहा था, शुरुआत में हमारे पास क्या कर रहा था, अलग अलग फंक्शन कर रहा था। भले ही वो ग्रुप हैं, लेकिन ये हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपना अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग अपना वो बेसिकली खाना बना रहा है, अलग अपना वो पैसा कमा रहा है, अलग अपने वो कपड़े वगैरह धो रहा है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है। जब तक ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली हमारे पास अपना काम करेंगे तब तक इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं परिवार की बात करूँ तो परिवार के बीच में क्या होता है कि मम्मी खाना बनाती है, ठीक है ना, फादर बेसिकली पैसा कमाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब मदर जैसे बेसिकली फादर है, ठीक है ना, फादर अपना पैसा कमा कर मदर को देंगे, मदर क्या करेंगी, उसे खाना प्रोड्यूस करेंगी या खाना बनाएंगी, ठीक है ना, और वो खाने को बेसिकली क्या करेंगे, फिर फादर को सर्व करेंगे, जिससे फादर क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को अपने फंक्शंस को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सेल ने मतलब मान लो कि मैं इस सेल को मदर नाम दे रहा हूँ, एक सेल ने दूसरे सेल की बेसिकली हमारे पास मदद करी, फादर की मदद करी, मदर ने फादर की मदद करी, फादर ने मदर की मदद करी, और इससे हुआ क्या कि अल्टीमेटली दोनों के ही हमारे पास जो फंक्शंस थे वो अच्छे से ही हमारे पास अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। आई बात समझ? तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सेल्स के बीच में होता है। सेल्स भी क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ताकि वो जो फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो डाइजेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, उसे वो हमारे पास एक तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसलिए मैंने लिखा है कि टिश्यू क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है, जहाँ पर हर एक सेल एक दूसरे की मदद करता है, ताकि वो एक कॉमन फंक्शन को जो भी वो परफॉर्म करें उसे हमारे पास क्या कर सके, अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि अब मैंने कहा कि ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि सेल्स के बीच में हमारे पास गैप हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं होता। अब अगर इन सेल्स के बीच में गैप होगा तो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, एक दूसरे की हमारे पास एक तरीके से हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पास बातचीत होती है ना, वो ऐसे नहीं होती कि बेसिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ और उसके थ्रू बेसिकली बातचीत नहीं होती। यहाँ पर जो बातचीत होती है ना, वो केमिकल्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। अब ये जो सेल है बेसिकली ऐसा तो होगा नहीं कि उस दूसरे वाले सेल के पास चलकर जाएगा और अपने केमिकल्स को एक्सचेंज करेगा और इससे बेसिकली यहाँ पास एक तरीके से बातचीत कर लेगा। ये सेल्स मूव तो कर नहीं सकते, इमोबाइल है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन लेकर आता है ना, वो हमारे पास लेकर आता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। वो कौन लेकर आता है हमारे पास, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास बेसिकली आ गया इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह वर्क करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प करने के लिए इनको सबको आपस में बेसिकली यहाँ पर कोई बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी, एक दूसरे से बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बोल तो सकते नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली जो बातचीत करते हैं वो केमिकल एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, और उस केमिकल एक्सचेंज को ये ऐसा तो नहीं है कि इसके पास जाकर हमारे पास अपना केमिकल को एक्सचेंज कर सकता है, बल्कि ये हमारे पास इमोबाइल है, ठीक है ना, इमोबाइल है। तो हमें क्या चाहिए, इसके बीच में एक मैट्रिक्स चाहिए जिसके थ्रू ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट हमारे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया हमारे पास, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक तरीके से सेल्स हो गए, ठीक है। तो तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हमारे पास टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो तीन चीज़ें मैंने समझाई। सबसे पहले मैंने क्या समझाया बेसिकली कि हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ग्रुपिंग से ही टिश्यू नहीं बनेगा। टिश्यूज़ के बीच में हमारे पास एक तरीके से कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, टिश्यूज़ को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह हमारे पास बिहेव करना चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने क्या समझाई कि टिश्यूज़ के पास हमारे पास इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है जो इस कोऑर्डिनेशन को हमारे पास एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टिश्यू बनता है। और हाँ, चौथी चीज़ क्या होती है कि ये सभी जो सेल्स हैं ना, इसके हमारे पास यहाँ पर इनफैक्ट इसे फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए था, ठीक है, लिख लेना आप अपनी नोटबुक में कि यहाँ पर जो जितने भी सेल्स हम ले रहे हैं ना, ये सभी कॉमन इन ऑरिजिन होने चाहिए। सेल्स हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉमन इन ऑरिजिन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट ऑरिजिन से आ रहे हैं।
तो ऑरिजिन का मतलब कि सभी सेल्स हमारे जाइगोट से ओरिजिनेट करते हैं। तो ऐसा मत करना कि एक सेल तो आपने हमारे पास मेरे जाइगोट का ले लिया, एक मेरे भाई के जाइगोट का ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक तरीके से हमारे पास यहाँ पर जितने भी सेल हैं या तो वो मेरे जाइगोट के होने चाहिए तभी वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी मेरे जाइगोट का कह रहा मेरे जो बेसिकली यहाँ बस मैं जब जाइगोट था वो वाले होने चाहिए, या फिर हमारे पास एक तरीके से मेरे भाई जब बेसिकली जाइगोट था वो वाले होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारे पास क्या करेंगे एक तरीके से टिश्यूज़ का बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करते हैं। तो एक बार दोबारा से हम टिश्यूज़ के सभी फीचर्स को दोबारा से नोट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फीचर्स और फीचर्स सबसे पहला हमने क्या लिखा था, सबसे पहला फीचर हमने लिखा था कि टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। मैं साथ साथ डायग्राम भी बनाता चलता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है, सिस्टम, ठीक है। आपस में ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट किस मैट्रिक्स की मदद से करते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की मदद से हमारे पास ये क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या करते हैं, इज़ प्रेजेंट, ठीक है, जो हमारे पास क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में हमारे पास हेल्प करता है, प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट का साइन होता है, ये प्रेजेंट का साइन है, ठीक है, इज़ प्रेजेंट हमारे पास। और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इंटरसेलुलर में हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा चौथा पॉइंट मैंने लिखा था कि सभी के सभी हमारे पास कॉमन इन ऑरिजिन होने चाहिए, कॉमन इन ऑरिजिन, सभी के सभी हमारे पास एक ही जाइगोट के होने चाहिए, ठीक है, एक ही जाइगोट के हमारे पास होने चाहिए। दो डिफरेंट जाइगोट के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो कभी भी हमारे पास मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, भले ऊपर की तीन आप एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें फुलफिल कर दो तब भी नहीं, वो बेसिकली यहाँ पास क्या करेंगे, तब भी वो हमारे पास एक टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो ये एक टिश्यू ये सभी बेसिकली यहाँ पास क्या होते हैं, टिश्यू के फीचर होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है एक टिश्यू, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सभी सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन इन ऑरिजिन होते हैं। अब एक टिश्यू की डेफिनेशन को लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज टिश्यू बेसिकली, टिश्यू हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स having group of cells common in origin, performing common function, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल होता है बेसिकली यहाँ पास कॉमन इन ऑरिजिन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हमारे पास इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, टिश्यू की डेफिनेशन होती है और टिश्यू के फीचर्स होते हैं जो हमने डिस्कस करा। अच्छा, अब ये मैंने डिस्कस क्यों करा, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस डाला है। एक्चुअल में ये फीचर्स डिस्कस करने के पीछे ये रीज़न था कि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, तो एनिमल किंगडम के अंदर एक शब्द आता है स्पॉन्जिस, जो फाइलम होता है स्पॉन्जिस, उसके अंदर आता है सेलुलर एग्रीगेट। तो होता क्या है कि बच्चों को लगता है, देखो सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप है ना एक तरीके से, तो उन्हें क्या लगता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि अगर सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टिश्यू का फॉर्मेशन कर देगा। तो अल्टीमेटली उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर एक टिश्यू बन गया, तो उन्हें क्या लगता है कि स्पॉन्जिस के अंदर हमारे पास टिश्यू है, ठीक है ना, स्पॉन्जिस के अंदर हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
और जब हम इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो टिश्यूज़ है बेसिकली यहाँ पर उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्चुअल में उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं, क्योंकि ग्रुप वाली जो हमारे पास एक तरीके से फीचर है उसे तो ये हमारे पास फुलफिल कर रहा है, ग्रुप वाली जो रिक्वायरमेंट है उसे तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन बाकी सभी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल एक तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप वाली तो हमारे पास एक तरीके से रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, लेकिन बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं होता। हर एक सेल इंडिपेंडेंट ही हमारे पास एक तरीके से वर्क कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आई बात समझ, इसलिए मैंने बेसिकली ये पूरा एक तरीके से समझाया था। एक बार नोट कर लेते हैं इसे और इसके बाद आगे चलते हैं टिश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि टिश्यूज़ के फीचर्स क्या होते हैं और टिश्यूज़ हमारे पास उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर हमारे पास या फिर एक तरीके से एनिमल्स के अंदर हमारे पास कितने तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो टिश्यूज़ के बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो एनिमल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज़। एनिमल के अंदर हमारे पास क्या होता है, 4 तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला हमारे पास होता है, सभी को पता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। जो तीसरा हमारे पास टिश्यू होता है, तीसरे टिश्यू का नाम होता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और जो हमारे पास एक तरीके से चौथा जो हमारे पास एक तरीके से टिश्यू होता है वो होता है हमारे पास नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं इन सभी के ऑरिजिन के बारे में। ये तो हमारे पास 4 तरीके के टिश्यूज़ हो गए। अब बात कर लेते हैं इनके थोड़े बहुत ऑरिजिन के बारे में कि ये ऑरिजिनेट किससे करते हैं। ऑरिजिन से मेरा मतलब देखो, अभी भी मैंने बताया था कि ऑरिजिन हमारे पास जाइगोट से होता है, ठीक है। जाइगोट क्या करता है, हमारे पास एम्ब्रायो में डेवलप करता है, इतना सभी को पता होगा, एम्ब्रायो में डेवलप करते हैं। लेकिन जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है ना, तो इस एम्ब्रायो के अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। और इन 3 जर्म लेयर्स का नाम होता है हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म। तो इन तीनों जर्म लेयर से बेसिकली हमारे पास जो जो टिश्यू बना होता है उसे बोलते हैं कि वो उसका ओरिजिन है, ठीक है। अभी इस वाली चीज़ को बेसिकली आप रिप्रोडक्शन इन जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स होता है, सॉरी, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग जो होता है हमारे पास, उसमें इसे ढंग से पढ़ोगे आप। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप करते हैं और एम्ब्रायो के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो, मीजो। इनमें से जो हमारे पास इन 3 में से जिस लेयर से बना होता है हम बोलते हैं कि वो बेसिकली हमारे पास उसका ओरिजिन है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन सा किसका ओरिजिन है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसका ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, इसके 3 ओरिजिन होते हैं, एक्टो भी होता है, एंडो भी होता है और मीजोडर्म भी होता है, ठीक है। तीनों जर्म लेयर से हमारे पास ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तीनों जर्म लेयर से हमारे पास ये क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। तीनों जर्म लेयर से हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो ओरिजिन होता है वो हमारे पास मीजोडर्म से होता है, ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यू है उसका ओरिजिन भी हमारे पास क्या होता है, मीजोडर्म से होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्म। ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसका ओरिजिन क्या होता है हमारे पास, मीजोडर्म। और जो नर्वस टिश्यू होता है उसका हमारे पास जो ओरिजिन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्टोडर्म। जितना भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, जब आप
रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जितना भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला सीएनएस वाला सिस्टम होता है, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब होता है ना, ये हमारा एक्टोडर्म से ही बना होता है। और ब्रेन और बेसिकली यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो नर्वस टिश्यू से बने होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक्टोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ोगे कि ब्लड जो होता है हमारे पास मेसोडर्म से बना होता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू भी बेसिकली यहाँ पास मेसोडर्म से ही बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे पास वो एक्टो, एंडो और मेसो तीनों जर्म लेयर से बेसिकली यहाँ पास बना होता है। तो एक बार इसे नोट करते हैं और उसके बाद हम एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू को, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और तीनों जो बेसिकली यहाँ पर सॉरी चारों जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं उसमें से थोड़ा सा लंबा हमारे पास ये एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ाने के लिए शायद 2 लेक्चर्स लगेंगे लगभग, और ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है ना, और इसे हम पर डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सब थोड़े छोटे छोटे से, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले डायग्राम एक, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। क्या होती है मैं इसको समझा दूंगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास एपिथेलियल सेल हो गए, और ये हमारे पास हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक, मैं समझा दूंगा इसमें बेसिकली मैंने किस किस चीज़ को क्या क्या बनाया। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम समझेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हमारे पास, मैं इसको पूरे लिख देता हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जिन्हें बोल सकते हो एक तरीके से। ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारे पास जो है मैंने ये रेड कलर से दिखाया, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इस डायग्राम से हम क्या करेंगे, इसके फीचर्स को कोरिलेट करेंगे और समझेंगे फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर तो इसका ऑरिजिन ही हो गया। इसका ऑरिजिन क्या होता है हमारे पास, ऑरिजिन हमारे पास क्या होता है, इसका ऑरिजिन एक्टोडर्म भी होता है, ठीक है, एंडोडर्म भी होता है और मेसोडर्म भी होता है। तीनों लेयर से बेसिकली यहाँ पर ये करता है, ऑरिजिनेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर तो इसका हमारे पास यही हो गया कि एक्टोडर्म से भी, एंडोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी, तीनों जर्म लेयर से हमारे पास ये करता है, ऑरिजिनेट करता है। दूसरा जो इसका फीचर होता है वो ये होता है कि पहला ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि कवरिंग्स में और लाइनिंग्स के अंदर पाया जाता है, लाइनिंग्स में हमारे पास फाउंड होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास मान लो कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, और ये हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल मतलब ये जो आप देख रहे हो एब्डोमिनल वॉल, इसे बॉडी वॉल बोल देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल। और इस बॉडी वॉल के अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी, और उस बॉडी कैविटी के अंदर एक और कैविटी होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल की जो कैविटी होती है उसे हम ल्यूमन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो सिस्टम है वो कैसा दिख रहा है कि एक ट्यूब है और उसके अंदर एक और ट्यूब है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कैविटी है और यहाँ पर भी कैविटी है। जैसे कि आपकी पेन होता है, पेन के अंदर एक रिफिल होती है और उसकी आउटर बॉडी होती है, उसकी आउटर बॉडी को मान लो बॉडी वॉल, और अंदर की जो रिफिल होती है उसे मान लो एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कैविटी है, ठीक है ना, उसे मान लो कि वो हमारे पास क्या है, ल्यूमन है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, बाहर की तरफ से किसी भी चीज़ को कवर करता हूँ, बाहर की तरफ से एक तरीके से एपिथेलियल सेल्स की हमारे पास लेयर लगा देता हूँ, तो इसे बोलते हैं कवरिंग, ठीक है, क्योंकि ये कवर कर रहा है। और अगर अंदर की तरफ से किसी भी कैविटी को मैं कवर करता हूँ, चाहे वो यहाँ पर से भी हो, ठीक है, अंदर की तरफ से अगर मैं बेसिकली किसी भी कैविटी को लाइन कर दूँ, ठीक है ना, बाहर की तरफ से करा तो कवरिंग बोलते हैं, अंदर की तरफ से बोलते हैं तो उसे बोल देते हैं हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, लाइनिंग्स, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ से अगर मैंने एक तरीके से एपिथेलियल सेल की लेयर लगा दी तो उसे कवरिंग बोलते हैं। अंदर की तरफ कैविटी के अगर मैंने कोई भी एपिथेलियल सेल की लेयर लगा दी तो उसे क्या बोल देते हैं, एक तरीके से
हमारे पास लाइनिंग है ना। और ये सिर्फ बॉडी मतलब एक तरीके से बॉडी वॉल और जो बॉडी कैविटी है उसे ही एक तरीके से कवर और लाइन नहीं करता, बल्कि जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको यूजुअली हमारे पास ये क्या करता है, कवर और लाइन करता है। इसलिए मैंने लिखा है कि कवरिंग और लाइनिंग इसमें प्रेजेंट होता है। हॉलो ऑर्गन्स की हो या फिर बॉडी में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी ये क्या करता है, हमारे पास उसे लाइन और हमारे पास कवर करता है, ठीक है। तो ये कवरिंग्स के अंदर और लाइनिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ भी आएगा कि इसके पास इंटर सेल्यूलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ये माइनस का साइन हमारे पास एब्सेंट को डिनोट करता है, ठीक है ना। वो क्या होता है हमारे पास, एब्सेंट। इसका स्पेसिफिक रीज़न आप खुद ही दे सकते हो कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कोई भी गैप होगा तो ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन इसका पर्पस होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास ऊपर इंटेग्यूमेंट वगैरह पर पाया जाता है, जैसे कि मैंने कहा बॉडी वॉल पर पाया जाएगा और लाइनिंग्स पर पाया जाएगा, और ये डायरेक्टली हमारे पास एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर कोई भी पैथोजन होगा मान लो, तो वो पैथोजन डायरेक्टली एंटर करके, अगर कोई भी गैप होगा तो डायरेक्टली एंटर करके यहाँ सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो सके इसलिए हमारे पास नेचर ने इसे क्या करा, हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस दी ही नहीं, ठीक है, ताकि इंटरसेलुलर स्पेस हो ना और कोई भी पैथोजन हमारे पास आसानी से हमारी जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसे अटैक ना कर सके, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस हमारे पास एब्सेंट होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस हमारे पास एब्सेंट है, ठीक है। तो चौथी चीज़ जो हमारे पास होती है वो ये होती है कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास एब्सेंट होता है, ठीक है। जो मैंने कह रहा था ना कि जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जो हमारे पास जो सब्सटेंस कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो एक दूसरे के बीच में केमिकल एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है टिश्यू को, वो हमारे पास इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होता है, इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। अब बात ये आती है कि अगर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं है तो इसे सपोर्ट कौन कर रहा है, इसके बीच में केमिकल एक्सचेंज कौन कर रहा है, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट तो ये थी कि कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, जो केमिकल एक्सचेंज को बेसिकली यहाँ पास क्या करते हैं, केमिकल एक्सचेंज में हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है, एक्सचेंज में हेल्प करता है। वो क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है, और सॉरी सपोर्ट भी, क्योंकि सपोर्ट भी हमारे पास एक तरीके से एक मेन फीचर है हमारे पास इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का, मेन फंक्शन है सॉरी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का। तो ये तीनों चीज़ में कौन हेल्प करता है हमारे पास, ये तीनों चीज़ों में हेल्प करता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें कौन हेल्प करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सेल जंक्शंस, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेशन, केमिकल एक्सचेंज और सपोर्ट में हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं हम समझेंगे अभी जब मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन समझाऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है ना, इसके पास कोई भी चलो मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब अगले पॉइंट में समझा देता हूँ कि पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हमारे पास एक तरीके से एब्सेंट हो गया। पांचवी चीज़ ये होती है कि हमारे पास ये अवैस्कुलर होता है। अवैस्कुलर का मतलब कि इसके पास अपना कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता, ठीक है, इसके पास अपना कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता। अब इसके पास अपना ब्लड वेसल नहीं है तो इसको जो भी रिक्वायरमेंट है फूड की या फिर हमारे पास एक तरीके से ऑक्सीजन की, जितनी भी इसके पास रिक्वायरमेंट होती है ना, वही क्या करता है, इसके जो नीचे प्रेजेंट होता है टिश्यू उससे ले लेता है। मान लो इसके नीचे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, वैसे कनेक्टिव टिश्यू ही होता है यूजुअली, तो कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू के पास अपने ब्लड वेसल्स होंगे, तो होगा क्या कि ये ब्लड वेसल से फूड लेगा, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, अपना फूड यहाँ से बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें दे देंगे, और किसके थ्रू देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, इंटरमीडिएट की तरह हेल्प करती है। ये कनेक्टिव टिश्यू से फूड गया ब्लड वेसल से कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू से हमारे पास क्या करेगा, एक तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे पास एपिथेलियल जो हमारे पास सेल्स है उन्हें मिल जाएगा। और ऐसे एपिथेलियल सेल से कोई वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास ब्लड वेसल्स में मुझे डिस्पोज करना है, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर हमारे पास जाकर हमारे पास इस ब्लड वेसल के अंदर डिस्पोज हो जाएगा। आई बात समझ। इस तरीके से हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो केमिकल जो हमारे पास एक्सचेंज है उसमें हमारे पास क्या कर रही है, इंटरमीडिएट रोल, एक तरीके से इंटरमीडिएट फंक्शन कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो केमिकल एक्सचेंज में हमारे पास क्या करती है, हेल्प करती है। इसे एक बार नोट कर लेते हैं। और एक और पॉइंट, सॉरी 6 हमारे पास क्या होती है, हाईली रीजनरेबल होती है, रीजनरेबल होती है,
ठीक है। हाईली हमारे पास क्या होती है, रीजनरेबल होती है। मतलब हाईली रीजनरेबल का कि बार बार अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, कैसे? मान लो जब आप नहाते हैं, ठीक है ना, तो नहाते हुए का होता क्या है बेसिकली यहाँ पास कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फॉलो अप हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे ही सेल्स फॉलो अप हुए और अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज हमें दिखने लग जाते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न ये है कि नेचर ने इसे एक प्रॉपर्टी दी है हाईली रीजनरेबल होने की, क्योंकि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में है, ये ज़्यादा डैमेज होगी, जितना ज़्यादा ये डैमेज होगी उतना ज़्यादा ये अपने आप को मतलब जल्दी जल्दी रिपेयर कर सकती है। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज बचे रहते हैं। तो हाईली रीजनरेबल का मतलब कि जितना ज़्यादा ये टूटेगी उतनी जल्दी जल्दी हमारे पास ये अपने आप को क्या कर सकती है, वापस से रीजनरेट कर सकती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज़ को कोई भी डैमेज ना हो। एक बार इसे नोट करते हैं और फिर एपिथेलियल सेल के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करा। अब एपिथेलियल टिश्यू की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानते हैं और उसके बाद बेसिकली बात करेंगे इसके हमारे पास फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सिमिलर होता है जब आपका लेंटर डलता है ना, उसके जैसा ही होता है बिल्कुल। जैसे जब आपका लेंटर डलता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर वही होता है। क्यों? दोनों का फंक्शन ही सेम है। ये भी सपोर्ट करती है, लेंटर भी क्या करता है हमारे पास, ऊपर वाले कमरों को या फिर ऊपर जो भी चीज़ बन रही है उसको बेसिकली हमारे पास क्या करता है, लेंटर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल हमारे पास लेंटर के जैसा। तो उसे कंपैरिजन उसका लेंटर के साथ इसका कंपैरिजन करते हुए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, पूरा ही लिख लेते हैं क्योंकि एक और इसके जैसे मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन से बेसिकली हमारे पास बनी होती है। इसके अंदर फिर हमारे पास दो तरीके की मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है बेसल मेम्ब्रेन और एक होती है हमारे पास रेटिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे जब भी आप लेंटर डालते हो तो लेंटर डालते हुए होता क्या है कि सबसे पहले जाल बिछता है ना, एक नीचे की तरफ एक जाल बिछता है जो लेंटर को हमारे पास, जो सरियों का होता है और लेंटर को क्या करता है, हमारे पास सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो जाल होता है ना, ये बिल्कुल रेटिकुलर मेम्ब्रेन जैसा होता है। रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, जहाँ पर भी वर्ड है रेटिकुलर, इसका मतलब होता है नेटवर्क या फिर नेट, जाल जैसा, है ना। तो रेटिकुलर मतलब नेटवर्क, जाल जैसा। और जाल किसका बनाता है, सरियों का। अब हमारी बॉडी में जो सरियों जैसा काम करता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, जो सपोर्ट कर सकता है, वो होती है फाइबर्स। तो जो रेटिकुलर मेम्ब्रेन होती है ना, वो बनी होती है बेसिकली हमारे पास फाइबर्स की। वो उसका जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास फाइबर्स। तो ये बनी होती है फाइबर्स की। और जैसे हमारे पास जाल बन जाता है लेंटर के अंदर, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि सीमेंट डालते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं। ऐसी बेसल मेम्ब्रेन क्या होती है, सीमेंट की तरह होती है। जैसे सीमेंट थोड़ा सा फ्लूइड होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब जेली जैसा, है ना। जैसे आप जेली खाते हो तो वो क्या होती है, थोड़ी सी फ्लूइड होती है, थोड़ी सी सॉलिड होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हमारे पास सेमी सॉलिड। तो ये कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। और किसका बना होता है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का। ठीक है, ये किसका बना था, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसे ऐसे समझो कि एक आपने क्या करा, फाइबर्स का एक जाल बिछा दिया और उसके ऊपर आपने क्या करा, एक जेली का पीस रख दिया, है ना। उसके ऊपर आपने क्या करा, एक जेली का पीस रख दिया और इस जेली के ऊपर आपने क्या कर दिया, जो जेम्स होते हैं, जेम्स, है ना, उनको आपने ऐसे करके हमारे पास प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो जेम्स हैं बेसिकली यहाँ पास, ये क्या हमारे पास सेल्स हैं। ये जेली जैसी जो चीज़ है वो क्या हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन, ये जो हमारे पास नीचे जाल जैसी चीज़ है वो क्या हमारे पास एक तरीके से रेटिकुलर मेम्ब्रेन, और ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये हमारे पास इतना चीज़ क्या हो गई हमारे पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर मैं सेल्स को हटा दूँ तो वो क्या हो गई, बेसिकली हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कि बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसल मेम्ब्रेन और रेटिकुलर मेम्ब्रेन से बनी होती है।
बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेसिकली यहाँ पास बेसल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास सेमी सॉलिड होती है नेचर में, और किसकी बनी होती है बेसिकली यहाँ पास, ये जेल लाइक होती है, सेमी सॉलिड बोलो, ये जेल लाइक होती है, जेली लाइक होती है, और किसकी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की, और रेटिकुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली हमारे पास फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, इतना नोट करते हैं, और इसके बाद थोड़े से इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके फंक्शंस लिख लेता हूँ। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, सबसे पहले तो हमारे पास सपोर्ट करती है किसको, सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स जो इसके ऊपर है उन्हें सपोर्ट करती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या करता है, केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करती है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। एपिथेलियल टिश्यू को हमारे पास क्या करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, जो हमारे पास ये स्ट्रेच वगैरह हो सकता है हमारे पास, जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है वो स्ट्रेच वगैरह हो सकता है, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक नेचर में होती है, वो हमारे पास क्या कर सकती है, स्ट्रेच कर सकती है। ये बात समझ। तो एक और बार दोबारा से बेसमेंट मेम्ब्रेन को पढ़ लेते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे पास 2 लेयर से बनी होती है, बेसल मेम्ब्रेन से और रेटिकुलर मेम्ब्रेन से। जो बेसल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी सॉलिड इन नेचर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है। रेटिकुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो फाइबर से बनी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सपोर्ट करना, केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करना और इलास्टिसिटी। इतना नोट करते हैं, और इसके बाद हमारे पास एपिथेलियल सेल्स को शुरू करते हैं। एपिथेलियल सेल्स के टाइप कितने होते हैं उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में कि कितने तरीके के हमारे पास एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका जो डिवीजन होता है ना एपिथेलियल टिश्यू का, वो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, कितनी नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर होता है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिस ऑफ डिवीजन। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर का भी हो सकता है, सिंगल लेयर का भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल लेयर का भी हो सकता है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक तरीके से टफ पड़ता है एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। सबसे पहले इसके डिवीजन के बारे में और जितने भी एग्जांपल्स हैं उसके बारे में, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एग्जांपल्स को याद करने की। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर सिंगल लेयर है तो हम इसे बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो इसे बोलते हैं हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे पास फिर फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। स्क्वैमस, सभी को पता होगा स्क्वैमस, SQUAMOS, स्क्वैमस। ठीक है, इसके बाद क्यूबॉइडल, कॉलमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, इनके फर्दर और भी डिवीजन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलिया कि सिलिएट है या नॉन सिलिएट है। ठीक है ना, जैसे क्यूबॉइडल का क्या हो सकता है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड, उसमें लिख नहीं रहा हूँ, जब हम इसे अलग अलग डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, पर इसके और भी बेसिकली क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलिया। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड एपिथेलियम जो डिवाइडेड होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड में, और ट्रांजिशनल में। ठीक है, ट्रांजिशनल को एक और नाम देते हैं यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल को एक और नाम क्या देते हैं, यूरोथीलियम या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। फर्क क्या होता है दोनों में, ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ये हमारे पास स्ट्रेच नहीं कर सकता ज़्यादा। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता है। दोनों में बस इतना फ़र्क होता है, ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है। अब इसकी जो बेसिकली हमारे पास फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है वो 3 में होती है, स्क्वैमस, ठीक है, क्यूबॉइडल
क्यूबॉइडल और कॉलमनार। जबकि इसका हमारे पास कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता। यहाँ पर स्क्विमस जो होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सीलिया के बेसिस पर करा था, सिलिएट, नॉन सिलिएट, यहाँ पर केराटिन के बेसिस पर होता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, इतना एक बार देख लो कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू वो दो में डिवाइडेड होता है हमारे पास। अगर सिंगल लेयर है तो हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं तो हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इसे बोलते हैं। ठीक है ना। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीडोस्ट्रेटिफाइड में डिवाइडेड होते हैं। इनकी फर्दर और क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सीलिया, सिलिएट है या नॉन सिलिएट, उसे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इसे अलग अलग डिस्कस करेंगे। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल में होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि जो हमारे पास थोड़ा सा कम स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को, और जो ये हमारे पास ट्रांजिशनल होता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता है। इसे नॉन स्ट्रेचेबल बोलते हैं, इसे स्ट्रेचेबल बोल सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड हमारे पास क्या होता है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार के अंदर डिवाइडेड होता है, और स्क्वेमस हमारे पास क्या होता है, केराटिन के बेसिस पर, जैसे यहाँ पर मैंने सीलिया के बेसिस पर करा था, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास केराटिन के बेसिस पर होता है, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। दोनों में फ़र्क क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार है, यहाँ पर भी स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार है। यहाँ पर बस सिंगल लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं। बस इतना फ़र्क होता है इन दोनों में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और आप इसे एक बार देखकर दोबारा से याद करके आना। अगली बार हम इन सभी को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।